हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त एंजॉय कर रहे हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट एंड लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस के अंतिम प्रहार की सीरीज के अंदर अपन आ गए हैं। 11 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आ गया हूं और देखते अपनी ये सीरीज कंप्लीट होने की स्टार्टिंग हो चुकी है। लास्ट 4 क्वेश्चन आ गए हैं, 11th क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। काइंड्स ऑफ कंपनी, ऑथर्स के राइट और ऑडिटर के राइट्स एंड लाइबिलिटी मेरे को बतानी। पहले तो यहां पर काइंड्स ऑफ कंपनी में 2 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, ये बात याद रखना है ना। कुछ बुक्स के अंदर काइंड्स ऑफ कंपनी 2 तरीके की दी हुई है। एक है पब्लिक और दूसरी प्राइवेट कंपनी। ठीक है, एग्जाम में मैंने ऐसा देखा है दोस्तों कि कितनी बार केवल पब्लिक और प्राइवेट कंपनी का डिफरेंस भी पूछ लिया जाता है। क्या पूछ लिया जाता है? पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी का डिफरेंस भी पूछ लिया जाता है। तो काइंड्स ऑफ कंपनी के अंदर पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी भी एक पूछा जाता है, और दूसरा अगर काइंड्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या काइंड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आता है तब ये इस तरीके का भी आंसर सही माना गया है। तो क्या कह रहा है, अगर एक ही बंदा कंपनी चलाता है तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप, ये अपन ने ऑलरेडी पहले के वीडियो के अंदर चेक करा है अंतिम प्रहार में, इसलिए इसको थोड़ा सा मैं फास्ट चलूंगा। फिर 1 से 2 हो गए तो वो हो गया पार्टनरशिप। फिर पार्टनरशिप के बाद अगर कुछ लिमिटेड लोगों के साथ अपन ने कुछ पार्टनरशिप का फिक्स रेशो के साथ शुरुआत कर दी कि इससे ज़्यादा हमारी लाइबिलिटी नहीं रहेगी इस बिजनेस में, तो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। फिर और लोग बढ़ा दिए हमने और इसको एक कंपनी का निर्माण कर दिया। कंपनी एक 2013 में हमने कंपनी के नाम से रजिस्ट्रेशन कर दिया, तो वो हो गई प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी के बाद और पैसे की जरूरत हुई, हमने शेयर इशू करने की कोशिश करी, इसके लिए हमको सेबी से अप्रूवल लेना है और हमारी कंपनी को किस में कन्वर्ट करना है? पब्लिक कंपनी में। तो ये इसके अलावा भी कंपनीज थी, अभी वो नहीं मुझे वीडियो में मिला। हाँ, ये रहा। एक है 1 पर्सन कंपनी, इसके अंदर वो सोल प्रोप्राइटरशिप जैसा ही है, लेकिन ये 1 पर्सन कंपनी है। ठीक है, मीन्स के यहाँ पर ऑनर एक ही है। ठीक है, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी, नॉट फॉर प्रॉफिट लाइक एनजीओ काइंड ऑफ कंपनी, जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती, लाइक हमारा बीसीसीआई है ना। वैसे तो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करता, लेकिन वन ऑफ द रिचेस्ट क्रिकेट एसोसिएशन है वर्ल्ड में। होल्डिंग कंपनी, जिस कंपनी में हमने होल्ड कर रखा हो। सब्सिडरी कंपनी, जो हमारी सबऑर्डिनेट कंपनी हो। सिस्टर कंसर्न भी आता है इसके अंदर। ठीक है, तो ये कुछ टाइप्स हैं, इसमें इतना परेशान होने वाली बात नहीं है कि सर ये याद नहीं होगा आपको। अगर पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी याद हो जाए तो अगर टाइप्स ऑफ कंपनी के अंदर आता है तो भी लिख सकते हो। एक होल्डिंग कंपनी, जिसके 51% से ज़्यादा शेयर आपके पास हो, वो होल्डिंग कंपनी होती है। जो आपकी कंपनी की सब्सिडरी कंपनी होती है, मीन्स कि वो कंपनी जो सहायक कंपनी होती है और उसमें ऑनरशिप भी आपके पास ही होती है, वो सब्सिडरी कंपनी होती है। होल्डिंग सब्सिडरी याद रह जाएगा, पब्लिक प्राइवेट याद रह जाएगा। 4 बहुत है, जाओ बहुत है, मतलब कोई टेंशन मत लो, है ना। कोई अगर नंबर ना दे तो मेरे को डीएम कर देना कि सर उसने नंबर नहीं दिया, वैसे ऐसा होगा नहीं, है ना। पब्लिक और प्राइवेट ही मान्य करा जाता है। उसके बाद होल्डिंग सब्सिडरी मैंने अलग से बता दिया। 1 पर्सन कंपनी, नॉन प्रॉफिट कंपनी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ग्रुप, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, ये दीज आर द टाइप्स ऑफ द, आप कह सकते हो, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के टाइप्स आ गए तो ये 8-10 अपन को लिखना है। अगर टाइप्स ऑफ कंपनी आए तो पब्लिक एंड प्राइवेट इनफ कहलाता है। ठीक है, अब इसके अंदर डिफरेंस बार बार पूछा जाता है कि पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी में क्या डिफरेंस है। अब देखो, सबसे बड़ा डिफरेंस तो यह है कि पब्लिक कंपनी अपने नाम के पीछे लिमिटेड वर्ड यूज करती है और प्राइवेट कंपनी अपने नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड वर्ड यूज करती है। जैसे जियो के पीछे देखोगे आप तो जियो के पीछे क्या लिखा हुआ रहता है? जियो प्राइवेट लिमिटेड। और रिलायंस के पीछे देखोगे तो रिलायंस लिमिटेड लिखा हुआ रहता है, क्योंकि रिलायंस एक लिमिटेड है, पब्लिक कंपनी है, और जियो जो है वो प्राइवेट कंपनी है। जियो जो है वो शेयर इशू नहीं कर सकती, पब्लिक कंपनी शेयर इशू कर सकती है। ठीक है, अब प्राइवेट कंपनी में यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस मैंने चार्ट वाइज बता दिया है। प्राइवेट कंपनी में मेंबर्स कितने होते हैं? मिनिमम 2, और पब्लिक में कितने होते हैं? 7। ठीक है, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? प्राइवेट में 50 और पब्लिक में इसकी कोई लिमिट नहीं होती। पेड अप कैपिटल इसके अंदर कितनी होती है? 1 लाख, और यहाँ पर पेड अप कैपिटल कितनी होती है? 5 लाख रुपए मिनिमम पेड अप कैपिटल, जिससे व्यापार शुरू किया जाता है। ठीक है,
ये वर्ड एंड में प्राइवेट लिमिटेड यूज करते हैं और पब्लिक कंपनी लिमिटेड वर्ड यूज करती है। कैन कमेंस बिजनेस इमीडिएटली मीन्स के ये अपना प्राइवेट लिमिटेड है, जैसे ही मैंने रजिस्ट्रेशन शुरू किया हम अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, जबकि यहाँ पर एक हमको मीटिंग करानी होती है और उसके बाद अपन बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर शेयर इशू करे जा सकते हैं, नहीं है। पब्लिक कंपनी इशू कर सकती है, प्राइवेट कंपनी इशू नहीं कर सकती, ठीक है। ये एक कोई वैधानिक मीटिंग नहीं ऑर्गेनाइज करती क्योंकि प्राइवेट कंपनी होती है, इनको वैधानिक मीटिंग ऑर्गेनाइज करना होता है। लाइक द टाइप्स ऑफ द मीटिंग में अपन देखेंगे, जनरल मीटिंग हो गई, शेयर होल्डर्स मीटिंग हो गई, ये इनको कंपलसरी रहता है मीटिंग करना, ठीक है। और यहाँ पर कॉरम यानी कि मिनिमम नंबर्स कितने रिक्वायर्ड होते हैं, 2 रिक्वायर्ड होते हैं और यहाँ पर 5 रिक्वायर्ड होते हैं, मतलब किसी भी मीटिंग को वैलिड मानने के लिए, ठीक है। यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन होता है कि आप अपने शेयर को ट्रांसफर नहीं कर सकते। पब्लिक कंपनी तो अपने शेयर को ट्रांसफर कर सकती है, तभी तो वो सेबी सेंसेक्स के अंदर और निफ्टी के अंदर इनके शेयर के भाव ऊपर नीचे होते हैं और एनएससी बीएससी में इनके शेयर ट्रांसफर होते हैं। ये प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करेगी क्योंकि शेयर भी इशू नहीं करेगी, तो पब्लिक कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू कर सकती हैं। यहाँ पर 2 डायरेक्टर्स हैं, यहाँ पर 3 डायरेक्टर्स की पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो पब्लिक और प्राइवेट कंपनी में मूल रूप से क्या अंतर है कि एक तो पब्लिक कंपनी है तो वो लिमिटेड वर्ड लगाती है और प्राइवेट है तो वो प्राइवेट लिमिटेड लगाती है। पब्लिक कंपनी शेयर इशू नहीं कर सकती, शेयर इशू कर सकती है, प्राइवेट कंपनी शेयर इशू नहीं कर सकती। प्राइवेट कंपनी प्रोस्पेक्टस भी इशू नहीं कर सकती, पब्लिक कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू कर सकती है। पब्लिक कंपनी जो है उनको वैधानिक यानी स्टेटरी प्रोविज़न है कि उनको मीटिंग करानी ही होगी। प्राइवेट कंपनी में ऐसा कोई भी प्रोविज़न नहीं है। प्राइवेट कंपनी में पेड अप जो कैपिटल है वो 1 लाख है, जबकि पब्लिक कंपनी में वो 5 लाख पहुंच जाती है। पब्लिक कंपनी डायरेक्ट अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकती, आफ्टर रजिस्ट्रेशन उसको एक रिजोल्यूशन या मीटिंग पास करके वो अपना बिजनेस स्टार्ट करती है, जबकि प्राइवेट कंपनी में ऐसा कोई भी क्लॉज नहीं है, ठीक है। यही नॉर्मल से सारे पॉइंट्स अपन ने कवर अप कर लिए। पब्लिक कंपनी शेयर ट्रांसफर कर सकती है, प्राइवेट कंपनी शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकती। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ कंपनी के अंदर पब्लिक प्राइवेट वाला ही याद रख लो तो भी काफ़ी है। आगे बढ़ते हैं। ऑडिटर। ऑडिटर होता कौन है? ऑडिटर वो बंदा होता है जो हमारी बैलेंस शीट की चेकिंग करता है। जो हमने लायबिलिटी और एसेट्स बनाई है, बैलेंस शीट बनाई है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर आपने पढ़ा होगा, इसकी चेकिंग का काम करता है कि सारे जो आंकड़े आपने लिखे हैं वो सही है या नहीं है, कोई गलत बात तो नहीं है, उसके अंदर कोई डिस्क्रिपेंसी तो नहीं है, ठीक है। तो ये ऑडिटर थर्ड पार्टी भी हो सकता है, यानी कि हम थर्ड पार्टी यानी कि कंपनी के आउटसाइड से भी करा सकते हैं, आउटसाइड से भी करा सकते हैं और कंपनी के विद इन भी हो सकता है। यानी कि वैसे इंटरनल ऑडिट और एक्सटर्नल ऑडिट यूजुअली दोनों होती है, पहले हम खुद ऑडिट करते हैं और उसके बाद में बाहर से ऑडिट कराते हैं। तो ऑडिटर्स, ये जो ऑडिटर आया है जो ऑडिटिंग कर रहा है उसके कुछ अधिकार होते हैं और उसके कुछ जिम्मेदारियां भी होती हैं। तो अधिकार क्या होते हैं कि वो पहले उसके पास जो राइट है उसके कि वो जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट, जनरल बुक, लेजर बुक, इन सबको एक्सेस कर सकता है, इस सबको वो देख सकता है। सेकंड, वो एक्सप्लेनेशन मांग सकता है कि ये वाला जो आपने ट्रांजैक्शन करा था मिस्टर प्यारेलाल को, इसमें 500 रुपये रिफंड करे तो किस बात के करे। उसको अगर समझ में नहीं आए, अगर वहाँ पर आपने डिस्क्रिप्शन सही से नहीं लिखा है तो वो आस्क कर सकता है अकाउंटेंट से या जो भी उसका रिप्रेजेंटेटिव हो। वो इंटरव्यू कर सकता है, पर्सनल इंटरव्यू का मतलब वो आपसे सवाल जवाब पूछ सकता है किसी भी ऑडिट रिगार्डिंग क्वेश्चन को लेके, ठीक है। कंफर्मेशन के लिए वो रिक्वेस्ट कर सकता है आपसे, एक तो सवाल भी पूछ सकता है और सेकंड ये जो पॉइंट लिखा है क्या ये सही है, इसके कंफर्मेशन के लिए भी वो रिक्वेस्ट कर सकता है। और शेयर होल्डर को उसको कम्युनिकेट करने का भी अधिकार होता है। जो भी उसके ऑडिट के अंदर कंक्लूजन निकलता है वो शेयर होल्डर, मैनेजमेंट, इन सबको वो कम्युनिकेट कर सकता है अपना रिजल्ट, ये उसके पास राइट होता है। यानी ऑडिटर क्या क्या कर सकता है? ऑडिटर बुक चेक कर सकता है, उससे क्वेश्चन पूछ सकता है, क्वेरी कर सकता है, उसको कंफर्म करवा सकता है, और शेयर होल्डर, मैनेजमेंट, शेयर होल्डर मैनेजमेंट को कम्युनिकेट कर सकता है उसके रिजल्ट, ठीक है। एक रिपोर्ट जनरेट कर सकता है। इसके अलावा वो एक्सप्लेनेशन भी मांग सकता है क्वेरी के ऊपर। बस यही उसके पास राइट्स हैं। इस ऑडिटर के लिए बोला गया है वॉच डॉग। वॉच डॉग का कैसा रोल होता है कि केवल वो देखने का काम करता है, वो कोई एक्शन नहीं ले सकता, तो उसके पास कोई एक्शन नहीं है। अगर कोई फ्रॉड हो गया है ना, कि मान लेते हैं कि किसी ने गबन कर लिया, अकाउंटेंट ने गबन कर लिया 10,000 रुपये का, ठीक है, तो ऑडिटर केवल मैनेजमेंट को इन्फॉर्म कर सकता है उस
अकाउंटेंट के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकता, ये बात याद रखिएगा। ऑडिटर की लाइबिलिटी क्या है? एक तो सिविल लाइबिलिटी है कि वो जो अपने उसके भी स्टेक होल्डर्स हैं, कंपनी के स्टेक होल्डर्स, उन सबके राइट्स का वो ध्यान रखे। एक क्रिमिनल लाइबिलिटी है कि वो खुद इनजस्टिस ना हो जाए, वो खुद करप्शन में ना हो जाए। एक प्रोफेशनल लाइबिलिटी है, जो भी वो रिपोर्ट बनाए वो अकॉर्डिंग टू द लॉ हो और अकॉर्डिंग टू द रीडेबल मटेरियल हो और अकॉर्डिंग टू द जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है उसके अंदर वो बनाए। रेगुलेटरी वही सेम आ गए। और थर्ड पार्टी के थ्रू इसकी लाइबिलिटी कम होती है, लेकिन अगर इन्वेस्टर को दिक्कत आ रही है, अगर इन्वेस्टर्स को प्रॉब्लम है, अगर इन्वेस्टर को सही से उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिल पा रही, तो ऑडिटर की लाइबिलिटी वहां पे भी क्रिएट हो जाती है कि ऑडिटर ने अपने बैलेंस शीट में बनाया था कि ये कंपनी तो 30% की ग्रोथ कर रही है और इसने बोला कि सही है, लेकिन वो सही नहीं पाई गई और इन्वेस्टर का पैसा डूब गया, तो उसमें ऑडिटर भी ऑफेंसिव माना गया, मतलब ऑफेंस माना गया उसका। ठीक है, तो ऑडिटर की क्या क्या लाइबिलिटी है? एक तो सिविल लाइबिलिटी है, क्रिमिनल लाइबिलिटी, प्रोफेशनल लाइबिलिटी, रेगुलेटरी लाइबिलिटी है और थर्ड पार्टी की लाइबिलिटी है। ये कुछ लाइबिलिटीज अपन को याद रखनी है। अगर ये भी याद न रहे तो इतना तो याद रह सकता है अपन को क्या, कि एक ऑडिट करने आप गए तो आपकी क्या लाइबिलिटी है? करप्शन नहीं करेंगे सर, है ना, मतलब जो है बात वही बताएंगे हम, है ना, मतलब सही बात बताने की लाइबिलिटी, करप्शन नहीं करने की लाइबिलिटी, थर्ड पार्टीज के राइट्स प्रोटेक्ट करने की लाइबिलिटी, अनड्यू एडवांटेज यदि किसी को मिल रहा है, फ्रॉड को उजागर करने की जो लाइबिलिटी है, मीन्स के वॉइस रेस करने की जो लाइबिलिटी है, विसल ब्लोअर बनने की जो लाइबिलिटी है वो ऑडिटर के पास है। मीन्स के मैनेजमेंट को इन्फॉर्म करे कि अगर उसको ऐसे कोई डिस्क्रिपेंसी पता चलती है, विविधता पता चलती है कि ये मिसमैच है, तो वो मैनेजमेंट को इन्फॉर्म करे। गेटिंग माई पॉइंट? ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, ऑडिटर्स की राइट्स और ऑडिटर की लाइबिलिटी। ठीक है, क्लियर हो गया? अगले क्वेश्चन में हमला बोलते हैं और इस सीरीज को अंतिम पड़ाव की ओर लेके चलते हैं। जय हिंद, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे साथ भी जुड़े रहिए। जय हिंद।